Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug Price Control Order 1995 Part 2. इसके अंदर अपन बात करेंगे सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, अमेंडमेंट्स एंड सम पेनल्टीज। इससे पहले अपन ने बात की थी कि जो डीपीसी एक्ट है वो क्यों आया, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो असेंशियल कमोडिटीज हैं जिसके अंदर मेडिसिन भी इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये देखा कि दिन ब दिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी रेट है जो बढ़ाते जा रहे हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी एक्सपेंसिव हो पड़ रही है। तो ये एक्ट आया जिसमें ये डिसाइड किया गया कि एक पर्टिकुलर रेट से ज़्यादा आप रिटेल प्राइस इनकी नहीं बढ़ा सकते। एक पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा होलसेलर को और रिटेलर को भी। उसके बाद अपन ने कुछ डेफिनेशंस देखी जो कि अपने को इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने को मिलेंगी। अब अपन बात करते हैं सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, यानी कि जो बल्क ड्रग्स हैं उनकी जो सेल प्राइस है गवर्नमेंट ने किस तरीके से डिसाइड की है। तो गवर्नमेंट हैज पावर टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर है, राइट है किसी भी ड्रग की एक मैक्सिमम सेल प्राइस यानी कि रिटेल प्राइस जो है कि निर्धारित करने की। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 14%, यानी कि 14% से ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तरीके का जो प्रॉफिट है वो 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट बी एक्सीड देन 22%, यानी कि जो आप पेमेंट लगा रहे हो उसमें उसका रिटर्न है जो 22% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड न्यू प्लान 12%। On basic stage of production, post-tax returns on net worth is 18% and return on capital employed is 26%, यानी कि ये जो ऑन बेसिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे जो पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेट वर्थ रहता है वो रहता है 18%, वाइल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26%। मैन्युफैक्चर टू सबमिट इन्फॉर्मेशन अबाउट, यानी कि जो मैन्युफैक्चर जो मेडिसिन बना रहा है ये इन्फॉर्मेशन किसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि इसको सबमिट करनी पड़ती है। तो इसको इन्फॉर्मेशन सबमिट करती है शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स की। शेड्यूल यानी कि जो शेड्यूल्ड फॉर्म के अंदर मेंशन है। नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स की भी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है कि उन्होंने ये बनाई और इसकी इस तरीके से वो प्राइस है जो निर्धारित कर रहे हैं। एंड नीड टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन अप टू 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर इन फॉर्म नंबर 1, यानी कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं पूरे साल की कि आपने ये शेड्यूल बल्क ड्रग्स बनाई इसकी ये प्राइस रखी, ये नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स आपने बनाई इसकी ये प्राइस रखी, उसको फॉर्म नंबर 1 में सबमिट करते हुए हर साल 30 सितंबर से पहले उनको सबमिट करवाना होता है। बात करते हैं रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन की, यानी कि जो रिटेल प्राइस है किसी भी फॉर्मुलेशन की वो कैसे निर्धारित की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है रिटेल प्राइस का, विच इज MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस MAPE अपॉन 100 प्लस ED। अब ये सब चीजें क्या हैं, तो रिटेल प्राइस है किसी भी मेडिसिन की वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, यानी कि MC क्या है, यानी कि मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो आप मेडिसिन बना रहे हैं उसके अंदर जो API लग रहा है उसकी ऑफिशियल कॉस्ट क्या है वो गवर्नमेंट देखेगी। फिर है CC यानी कि कन्वर्जेशन कॉस्ट, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में जब कन्वर्ट किया गया उसकी कितनी कॉस्ट आई वो ऐड होगी। PM पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, सपोज आप सिरप बना रहे हो तो बोतल के ऊपर की कवरिंग्स, उसके ऊपर की कार्टन्स, वो सारी पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी है वो ऐड होगी। पैकेजिंग चार्जेस, उस पैकेजिंग को करवाने के लिए कितने चार्जेस दिए गए वो ऐड होते हैं। फिर है MAPE मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट है जो 50 में बन गया बट डिटेल तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिए, आपने डीलर्स का यूज कर लिया, तो वो सारी चीजें भी उसके अंदर ऐड होती है। बट वो जितना भी आपका ये ओवरऑल MC CC एंड PM आया उसका 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि सपोज ये 100 रुपीज आया तो यूं नहीं कि MAPE भी 100 रुपीज हो, नहीं, ये उससे कम होना चाहिए। फिर है ED एक्साइज ड्यूटी विथ नॉट मोर देन 50%, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जब कन्वर्ट किया भेजा जाता है तो पर्टिकुलर जो ड्यूटीज लगती है उस प्रोडक्ट के ऊपर वो कितनी है वो भी सरकार है जो कि ऐड करती है और उसके आधार पे जो रिटेल प्राइस है वो कैलकुलेट की जाती है। आफ्टर फिक्सिंग रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चरर कैन अप्लाई फॉर फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ रिटेल प्राइस इन फॉर्म 3rd and 4th, यानी कि सपोज मैन्युफैक्चरर ने जो है कि रिटेल प्राइस डिसाइड कर ली, गवर्नमेंट ने कुछ और डिसाइड की है तो उसको वापस फिक्स करने के लिए या फिर उसको रिवाइज करने के लिए वो फॉर्म नंबर 3rd and 4th में अप्लाई कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट आल्सो हैव पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, यानी कि जो सीलिंग प्राइस है उसको भी गवर्नमेंट के पास पावर है चेंज करने के लिए। तो अब सीलिंग प्राइस क्या है, अब सीलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला है PS 1 प्लस M अपॉन 100। अब PS क्या है यहाँ पे, सम ऑफ प्राइसेस टू रिटेल ऑफ ऑल ब्रांड्स एंड जेनिक वर्जन ऑफ मटेरियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्रांडेड एंड जेनिक वर्जन ऑफ
मेडिसिन, यानी कि जो भी टोटल है रिटेल प्राइस की, जो भी जेनरिक्स एंड ब्रांडेड मेडिसिन है उसका, वो उसका है PS, एंड M है मार्जिन ऑफ रिटेलर विच इज 60% या फिर नॉट मोर देन 60%, इतना वो ऐड कर सकता है, विच इज नोन एज सीलिंग प्राइस। फिर डीपीसीओ 2013, यानी कि डीपीसीओ 1995 के बाद बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि शेड्यूल फॉर्मुलेशन के रूप में जानी जाने लगी और काफ़ी सारी फॉर्मुलेशंस को भी उसमें ऐड किया गया। तो उसके आधार पे क्या अमेंडमेंट्स किए गए डीपीसीओ एक्ट में और क्या नई चीज़ें लेकर आए। तो उसके अंदर द न्यू ऑर्डर विल ब्रिंग 348 ड्रग्स एंड 652 फॉर्मुलेशंस अंडर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि जो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ डीपीसी एक्ट के अंदर, उसके अंदर ड्रग्स आई 348 और जो टोटल फॉर्मुलेशंस ऐड की गई वो थी 652। इट इज बेस्ड ऑन मार्क्ड बेस्ड प्राइसिंग, पहली जो थी वो कॉस्ट बेस्ड थी, वाइल जो डीपीसी 2013 है वो मार्क्ड बेस्ड प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। मार्जिन ऑफ होलसेल एंड रिटेलर कट डाउन टू 8% एंड 16% रिस्पेक्टिवली, यानी कि इससे पहले क्या था, जो होलसेलर और जो रिटेलर थे उसके जो मार्जिन थे यानी कि प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 20-20, 24-24% रहा करते थे। बट जो डीपीसी और 2013 है उन्होंने ये कह दिया कि होलसेलर 8% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट नहीं रखेगा और जो रिटेलर है वो 16% से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। एंड देन कंट्रोल ओवर बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, यानी कि जो भी बल्क ड्रग्स है या फॉर्मुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल, उसको कंट्रोल करना भी डीपीसीओ के अंदर इंक्लूड हुआ। फिर बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज की, यानी कि सपोज कोई भी मैन्युफैक्चरर्स इन सब कंडीशंस को अप्लाई नहीं करता, इस तरीके की प्राइसिंग्स को है जो कि नहीं मानता, तो उनके ऊपर कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लगती हैं। ज़्यादा प्रॉफिट अगर वो कमाने की इच्छा रखता है तो अगर वो पकड़ा जाता है और उसके हिसाब से जो पनिशमेंट है वो रहती है, इट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर एंड आल्सो लायबल टू फाइन, यानी कि अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशंस को वो अप्लाई नहीं करता तो जेल कम से कम उसे 1 साल की हो सकती है, साथ ही साथ कुछ फाइन भी देना पड़ सकता है। In the case of any other order with imprisonment for not less than 3 months but which may extend up to 7 years and also be liable to fine, यानी कि इसके अलावा भी अगर कोई और वो तरीके का कानून तोड़ता है डीपीसी एक्ट के अधीन तो उसको 3 महीने से लेकर 7 साल के बीच की सजा दी जा सकती है, साथ ही साथ कोई फाइन भी हो सकता है। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.